हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी, तो आप भी वीडियो भी सबसे पहले देखेंगे। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके जो ऑल वाला ऑप्शन है, ऑल नोटिफिकेशन, उसे ऑन करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन आप सभी को मिलेगी। तो टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 44। इससे पहले मैंने 43 एपिसोड अपलोड कर चुका हूं करंट अफेयर से संबंधित, जिसमें मैंने सभी वीडियो में विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर संबंधित बात की है और इसके अलावा उसके अन्य फैक्ट भी बताए हैं आप सभी को। तो आप सभी को विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में मिल रहे हैं। प्रतिदिन ये क्लास आ रही है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करनी है ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। आज का पहला क्वेश्चन है, बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी है टीसीएस, ऑप्शन सी है एचडीएफसी बैंक और ऑप्शन डी है यस बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है। और इसके अलावा अब हम अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं, जैसे मार्केट कैप या बाजार पूंजीकरण। मार्केट कैप जिसे बाजार पूंजीकरण कहते हैं, बाजार पूंजीकरण। तो इसमें जो होता है वो होता है शेयर की कुल संख्या गुणा शेयर की कीमत। इसमें मार्केट कैप में क्या होता है, शेयर की कुल संख्या गुणा शेयर की कीमत। और इसके अलावा भारत में मार्केट कैप में कौन कौन सी नंबर 1, कौन कौन सी सेकंड और कौन कौन सी थर्ड नंबर है, वो हम देख लेते हैं। भारत में बाजार पूंजीकरण लिखो या मार्केट कैप, एक ही बात है। बाजार पूंजीकरण में जो सबसे टॉप पर हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नंबर 1 पर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और सेकंड नंबर मैंने आपको बता दिया है एचडीएफसी बैंक। और इसके अलावा जो थर्ड पर है वो है टीसीएस। टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज, इसकी ये फुल फॉर्म होती है टीसीएस की। तो ये भारत के टॉप बाजार पूंजीकरण में ये टॉप 3 कंपनियां हैं। इसके अलावा अब हम ये जान लेते हैं कि ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, किस संस्था द्वारा जारी की गई है। तो यहाँ से मैं ये वापस क्लीन करके अब लिख देते हैं वापस, रिपोर्ट जारी करता। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो वो की है ईबीजी द्वारा जारी की गई है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसके अलावा मैंने बता दी कि एचडीएफसी बैंक है वो सेकंड नंबर है, एचडीएफसी। अब जान लेते हैं नाबार्ड के बारे में, क्योंकि इसके साथ कोई अन्य फैक्ट है। जैसे अब नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं, जैसे नाबार्ड की स्थापना और
उसे कौन सी समिति द्वारा स्थापित की गई है या स्थापित की गई, तो नाबार्ड, NABARD। आप सभी को ये बताना है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होगी, वह आप सभी को कमेंट बॉक्स में बतानी है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति द्वारा की गई? समिति, तो समिति कौन सी थी? वो थी शिव रमन समिति। शिव रमन समिति द्वारा इसकी स्थापना की गई। और स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1989 को इसकी स्थापना की गई। 1989 नहीं, 1982 को स्थापना की गई। और इसके अलावा वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? तो KC शाह जी। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है KC शाह जी। KC शाह जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और इसके अलावा अब हम जानेंगे RBI के बारे में। एक बार 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुई थी, उसमें मैंने RBI के बारे में पूरा फैक्ट बताया था। एक बार अब रिवीजन हो जाएगा आप सभी का, तो एक बार वापस जान लेते हैं RBI के बारे में। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी जानेंगे। RBI स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल इसके कौन सा एक्ट था? पहले तो ये एक्ट देख लेते हैं। RBI एक्ट 1934 का एक्ट था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कौन सी स्थापना की डेट मुझे याद नहीं आ रही अभी, आप कमेंट बॉक्स में बता देना स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल है शायद, तक 1 अप्रैल 1935 हो सकती है। 1/04/1935। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1/1/1949 को। 1/1/1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके अलावा एक बैंकिंग के क्षेत्र में इंद्रधनुष एक योजना चली थी, उसका नाम था इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष मत करना, वो टीकाकरण से संबंधित है। ये हैं इंद्रधनुष जो कि इंद्रधनुष योजना ये किससे संबंधित है? ये बैंकिंग से संबंधित है। बैंकिंग रिफॉर्म 2015 में शुरू की गई थी ये योजना। और इसके तहत RBBB इसके तहत कोई चेक होता है, उससे संबंधित है। तो ये एक पूरे क्वेश्चन की डिटेल निकल गई है। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टार नहीं तो आप जरूर लिख लीजिए, आ सकता है ये क्वेश्चन। इसके अलावा आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 34 G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है गुवाहाटी और ऑप्शन डी है लखनऊ। आप सभी को इसका आंसर बताना है कि हाल ही में G20 की रोजगार समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। इसके अलावा अब हम G20 के बारे में कौन कौन सी बैठकें हुई है, क्योंकि बहुत सारी बैठकें हुई है अलग अलग। पहले तो ये जान लेते हैं कि G20 की कौन से नंबर की बैठक की भारत अध्यक्षता कर रहा है इस साल? तो वो है 18वीं नंबर की जो G20 बैठक हो रही है उसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत। और उससे पहले जो 17वीं G20 की बैठक हुई थी वो किसने की थी इसकी अध्यक्षता? तो वो की थी इंडोनेशिया द्वारा की गई थी। और उसके बाद अब 2023 में ये भारत कर रहा है। जो भी बैठक हुई अलग अलग उनकी सबकी अध्यक्षता। और इसके अलावा अब हम जान लेते हैं प्रमुख कौन कौन सी बैठकें हुई हैं। तो इधर मैं लिख लेता हूँ बैठकें, जैसे पहली रोजगार बैठक कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी जोधपुर में। ध्यान रखने, ये राजस्थान के RS एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा दूसरी रोजगार बैठक कहाँ पर हुई थी?
दूसरी रोजगार बैठक, दूसरी रोजगार बैठक कहाँ पर हुई थी? तो दूसरी हुई थी गुवाहाटी असम, गुवाहाटी असम। और असम का प्राचीन नाम कामरूप। गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी द्वारा सुपर कंप्यूटर कामरूप का विकास किया गया। और इसके अलावा असम में 7 नेशनल पार्क है। आप सभी को ये बताना है कि असम में जो 7 नेशनल पार्क है उनका नाम क्या है। 7 के नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में छापने हैं। इसके अलावा तीसरी बैठक कहाँ पर हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरी बैठक हुई थी, तीसरी बैठक कहाँ पर हुई थी? तो तीसरी हुई थी जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, यहाँ पर ये तीसरी बैठक हुई थी। ये भारत से बाहर हुई थी, तो एग्जाम में ये आ सकती है, ध्यान रखना। जिनेवा तीसरी बैठक हुई थी, वो हुई थी रोजगार की तीसरी बैठक हुई थी, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इसके अलावा जो चौथी बैठक है वो कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंदौर। सो लखनऊ नहीं होगा, इंदौर होगा। और जो चौथी बैठक है वो है इंदौर। इंदौर में चौथी बैठक हुई थी। इसके अलावा अब हम जान लेते हैं जो प्रमुख संस्कृति पर जो G20 बैठक होती है वो कहाँ कहाँ होती है। ये तो हमने जानी थी रोजगार पर, और इसके अलावा अब जानेंगे हम संस्कृति पर कौन कौन सी बैठक हुई है। मतलब जैसे संस्कृति पर बैठक, तो प्रथम बैठक संस्कृति पर कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी खजुराहो, मध्य प्रदेश में। खजुराहो, खजुराहो जो कहाँ पर है? MP, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा दूसरी बैठक कहाँ पर हुई थी? तो वो दूसरी बैठक हुई थी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा, या ओडिशा, या उड़ीसा, उड़ीसा में हुई थी दूसरी बैठक। आप सभी को ये भी पता है कि भुवनेश्वर उड़ीसा में कलिंग स्टेडियम है, और वहाँ पर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। अब हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। और इसके अलावा थर्ड बैठक कहाँ पर हुई थी इसकी? तो थर्ड बैठक हुई थी MP, MP जो कर्नाटका में है। जो कर्नाटक में है। और इसके अलावा अब जान लेते हैं शिक्षा पर कौन सी बैठक हुई है। शिक्षा पर G20 की एक ही बैठक हुई है, वो ये भारत में ही हुई है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है आप सभी एग्जाम की दृष्टि से कि शिक्षा पर कौन सी बैठक हुई थी। इधर लिख लेता हूँ मैं, शिक्षा पर जो बैठक हुई थी, शिक्षा पर बैठक, तो वो कहाँ पर हुई थी? चेन्नई में हुई थी। शिक्षा पर जो बैठक हुई थी वो हुई थी चेन्नई में। और इसके अलावा कृषि पर कौन सी बैठक हुई थी? तो कृषि पर एक बैठक हुई थी, कृषि पर भी। और कृषि पर जो एक बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी भोपाल, मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में, जो कि राजधानी है। भोपाल किस नदी पर, या भोपाल किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी बताना। और इसके अलावा इंदौर में एक और पहले इंदौर में एक पहले और हुआ था कोई बड़ा जैसे समारोह, उसका क्या नाम था? तो वो था प्रवासी भारतीय, 17वां प्रवासी भारतीय, 17वां प्रवासी, 17वां प्रवासी भारतीय समारोह का आयोजन भी इंदौर में हुआ था। समारोह का आयोजन भी इंदौर में हुआ था। तो ये ध्यान रखना, G20 की सभी बैठ के मैंने बता दी। सबसे पहले तो 4 बताई थी, रोजगार पर जो हुई थी वो। इसके अलावा संस्कृति पर कौन सी बैठक हुई थी, और इसके अलावा शिक्षा पर कौन सी बैठक हुई थी, और कृषि पर कौन सी बैठक हुई थी। तो भारत में अभी तक जो भी G20 की बैठक हुई है वो मैंने कंप्लीट जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से दे दी है। तो अगर बैठकों का सवाल अभी तक जो करंट अफेयर बना है वो मैंने सारी जानकारी आप सभी को इसमें दे दी है। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मनोज यादव, ऑप्शन बी है राकेश पाल, ऑप्शन सी है संजय चदर, और ऑप्शन डी है सत्यपाल भादु। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है कि हाल ही में
भारतीय तटरक्षक बल, जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, सीजीए, आईसीजी, इसका 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हम पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले तो इसी की फुल फॉर्म लिख लेते हैं, क्योंकि जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभी। जैसे यहाँ पर इंडिया लिख देते हैं, कभी इंटरनेशनल लिख देते हैं, कभी इंटर लिख देते हैं, ऐसे। तो पहले इसकी फुल फॉर्म, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक बल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1978 को। 1 फरवरी 1978 को इसकी स्थापना हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की। और इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रथम महानिदेशक कौन थे? प्रथम महानिदेशक, तो इनके प्रथम महानिदेशक थे तो वो थे वीरेंद्र सिंह पठानिया या वीरेंद्र पठानिया। वीरेंद्र पठानिया इसके प्रथम महानिदेशक थे। और वर्तमान में जो अभी 25वें बने हैं ना, 25वें, वो बने हैं राकेश पाल। 25वें बने हैं राकेश पाल। राकेश पाल इनके 25वें बने हैं। और इसके अलावा अब हम अन्य जो संस्था है उनके भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, पर इसके अलावा अब अन्य फैक्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अन्य फैक्ट में। जैसे पहला संस्था ले लेते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी और डीआरडीओ के वर्तमान निदेशक कौन है, ये दोनों ही आपको बताना है। और इसके अलावा सीबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। और इसके महानिदेशक कौन है जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है? वो है परवीन सूद। जो सीबीआई के हाल ही में महानिदेशक या निदेशक नियुक्त किए गए हैं। और इसके अलावा सीवीसी कौन है वर्तमान में? सीवीसी, तो सीवीसी कौन है? उनका नाम है परवीन कुमार श्रीवास्तव। ये याद रखना, सीबीआई है वो तो है परवीन सूद, पर जो सीवीसी है वो है परवीन कुमार श्रीवास्तव। ये इनके सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आपको ये बताना है कि सीवीसी किस अनुच्छेद में उल्लेखित है या नहीं है, इनका पद जो संवैधानिक है या नहीं है, यस या नो में बताना। और इसके अलावा ये किस समिति के द्वारा सीवीसी की नियुक्ति की, मतलब सीवीसी का पद गठित किया गया? तो समिति है संथानम समिति, जिसके तहत इस पद को बनाया गया था। और इसके अलावा एजी अकाउंटेंट जनरल, और जो कि भारत में कौन है? या सीएजी अकाउंटेंट कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग जनरल, ये कौन है? तो ये है आर वेंकट रमणी। ये वर्तमान में सीएजी है भारत के। और कौन से सीएजी, इसके अलावा और कुछ अन्य फैक्ट और देख लेते हैं। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? मुख्य चुनाव आयुक्त
मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वे थे सुकुमार सेन थे प्रथम। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे प्रथम भारतीय प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। और आरपीएफ के वर्तमान निदेशक कौन है, आरपीएफ के वर्तमान निदेशक कौन है, तो वो है मनोज यादव। मनोज यादव। और इसी के रिलेटेड जैसे मनोज यादव है ये, और यूपीएससी के मनोज शर्मा। मनोज शर्मा यूपीएससी के है, मनोज शर्मा। और इसके अलावा ए.के. मोहंती कौन है, जिन्हें हाल ही में नियुक्ति की गई थी, ए.के. मोहंती। तो ये ए मतलब परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में निदेशक नियुक्त किए गए थे। तो ए मतलब एक के, और ए मतलब एटॉमिक होगा इसका इंग्लिश में, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो ए आप स्ट्रिक्ट से भी याद रख सकते हैं। और एलआईसी के वर्तमान में कौन निदेशक नियुक्त हुए हाल ही में, तो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो इसके हुए थे सत्यपाल। कौन हुए थे, तो इसके हुए थे सत्यपाल या सतपाल। तो इस क्वेश्चन के साथ जो भी नवीनतम नियुक्तियां थी वो इसमें कवर हो गई है। जो भी आपकी करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी वो मैंने करा दी है। और आज का चौथा क्वेश्चन है दिलीप ट्रॉफी 2023। दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है। ऑप्शन ए है दक्षिण क्षेत्र, ऑप्शन बी है पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन सी है उत्तर क्षेत्र, और ऑप्शन डी है पूर्वी क्षेत्र। आप सभी को ये बताना है कि दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है। और ये भारत में ही आयोजित होती है, मतलब जैसे ये भारत है ना, इसको 4 अलग अलग क्षेत्र की टीमें आती है, जैसे ये उत्तर की, दक्षिण की, पूर्व की, पश्चिम की और मध्य की। 5 टीमों में ये कंपटीशन या ट्रॉफी होती हैं। तो ये सबसे पहले तो ट्रॉफी है जिसका नाम है दिलीप ट्रॉफी। यहाँ पे हम पूरी इसकी जानकारी जान लेते हैं दिलीप ट्रॉफी के बारे में कि ये किस खेल से संबंधित है। इसकी विजेता वर्तमान जो हाल में ये 2023 वाला ट्रॉफी टूर्नामेंट हुआ था, ये विजेता कौन सी टीम बनी है, तो दिलीप ट्रॉफी 2023 ये किस खेल से संबंधित है। सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो भी ट्रॉफी होती है वो किस खेल से संबंधित होती है। तो ये है क्रिकेट से संबंधित है ये ट्रॉफी। और इसके अलावा फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था चिन्ना स्वामी फाइनल मैच इनका, फाइनल मैच। तो ये चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम है वहां पर हुआ था। और ये कहाँ पर है, वो है बेंगलुरु में। स्टेडियम जो कहाँ पर है, बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पर फाइनल मैच हुआ था। अब फाइनल मैच किन किन के मध्य हुआ था, तो फाइनल मैच हुआ था, एक तो था दक्षिण क्षेत्र और वर्सेस उत्तर क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र या उत्तर क्षेत्र। और इसमें जो विजेता टीम कौन सी रही थी, तो विजेता टीम रही थी दक्षिण क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिण क्षेत्र। इसकी तो विजेता रही, और उप विजेता थी वो थी उत्तरी क्षेत्र उप विजेता थी। और इसके अलावा जो इसकी शुरुआत कब हुई थी ट्रॉफी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी जैसे एयरफोर्स के, नेवी के एग्जाम होते हैं ना, उनमें जैसे ट्रॉफी देकर उनके नाम भी पूछ लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961-62 में। 1961-62 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा जो हाल ही में टूर्नामेंट हुए अन्य वो भी देख लेते हैं एक बार। जैसे आईपीएल हुआ था एक, तो बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे पता है कि पुरुष वाला आईपीएल तो आप सभी को याद होगा कि उसमें विजेता कौन सा बना, कौन सा संस्करण था।
और पर्पल कैप किसे मिली, ऑरेंज कैप किसे मिली, और फाइनल मैच कहाँ पर हुआ ये भी याद होगा, और कितने रनों से जीता ये भी आप सभी को याद होगा। पर जो महिला हुआ आईपीएल हुआ था वो नहीं याद है ना, तो वो कल याद करके आना आप, आज मैं नहीं कराऊंगा इसका। तो मैं एक पुरुष आईपीएल बता देता हूँ। पुरुष आईपीएल, इसमें सिर्फ मैं 2 पॉइंट आप सभी को बताऊंगा। एक बताऊंगा ऑरेंज कैप, और एक बताऊंगा पर्पल कैप। बाकी आप सभी को मुझे पता है, याद है, अच्छे से याद होगा ये तो ये किसे मिला था ऑरेंज कैप? शुभमन गिल। शुभमन गिल ये किस खेल से, मतलब शुभमन गिल है जो, मतलब इससे तो मिला ऑरेंज कैप, और पर्पल कैप मिला वो मिला मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी ने कितने विकेट लिए थे और शुभमन गिल ने कितने रन बनाए थे, तो ये आप बताना कितने रन बनाए थे। और इन्होंने शायद तक मुझे लगता है 28 विकेट लिए होंगे, और इन्होंने रन मुझे याद नहीं है, कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इनके रन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे कंफर्म जानकारी होती है वही मैं बताता हूँ। तो इसके अलावा अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2022, अंडर 19 महिला T20, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप 2000 जो कौन सा हुआ था, वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, उसकी विजेता टीम कौन सी रही थी? तो इसकी विजेता टीम तो भारत रही। और आप सभी को ये बताना है कि उप विजेता कौन रही थी, तो उप विजेता इंग्लैंड रही थी। ये तो विनर, ये अपर विनर और इंग्लैंड। और इसके अलावा अन्य फैक्ट में हमने इतनी जानकारी जान ली है कि इस क्वेश्चन में जो बना वो मैंने बता दिया पूरे डिटेल में। और इसके अलावा जो अन्य हाल ही में आयोजित किए गए तो जो गेम्स थे वो भी मैंने बताए हैं। तो अगर लगातार इसी तरह इसी ऐसे क्वेश्चन की डिटेल निकालते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आप सभी का सिलेक्शन होगा। तो आप लगातार बने रहे क्लास के साथ, और नए नए दोस्तों को भी साथ जरूर लेकर आए इस क्लास में। आज का जो ये 5 क्वेश्चन है वो है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। इससे पहले हमने जो 4 क्वेश्चन किए थे उसमें विश्व और भारत का करंट अफेयर था। अब हम जो 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, वो होगा स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर 10। और स्पेशल जो एग्जाम हाल ही में अभी लगने वाले हैं, जैसे आरएस का एग्जाम के फॉर्म चल रहे हैं, आप सभी ने मुझे आशा है कि भर दिए होंगे। अगर नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना, फिर बाद में साइड नहीं चलेगी। और इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट के भी फॉर्म चल रहे हैं, जिसकी ग्रेजुएशन हो रखी है और उसके साथ एक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। कोई भी RSCT है तो भी आप ये जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भर सकते हैं हाल ही में ये। और इसके अलावा जो स्पेशल कंप्यूटर की डिग्री कर रखे हैं उनके लिए कंप्यूटर संगणक की भर्ती है। और आगे आने वाले एग्जामों की घोषणा हो सकती है, जैसे संभावित है कांस्टेबल की वैकेंसी है ना, वो भी इसी मंथ के एंड तक आ सकती है या अगले मंथ के फर्स्ट वीक तक, तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सभी के लिए ये करंट अफेयर तो आएंगे ही आएंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज का 5वां क्वेश्चन है, न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आप सभी को ये बताना है कि न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है हाल ही में। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा राजस्थान। अब हम इनके पूरी डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि हाल ही में 2-3 दिन हो गए, 19, 20, 21 इनके विधेयक विधानसभा में पेश पारित हो रहे हैं और कानून बन रहे हैं। तो वो भी हम डिटेल में जानेंगे और इस क्वेश्चन का भी पूरा निचोड़ निकालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम लिखते हैं बजट 2022-23, बजट 2023-24, और इसमें कौन सी घोषणा हुई थी और अब वो कौन से घोषणा है जो पूरी हो रही है। जैसे सीएम साहब ने ये घोषणा की थी, सीएम साहब ने घोषणा की थी कि महात्मा गांधी मिनिमम गारंटेड इनकम योजना, महात्मा
गांधी, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटेड इनकम, गारंटेड इनकम योजना। तो इस योजना में क्या कहा गया कि प्रतिवर्ष ये बजट में घोषणा की गई थी कि महात्मा गांधी मिनिमम मतलब न्यूनतम आय गारंटी की योजना की जो ये घोषणा की थी उसका अब जाके इन्होंने विधानसभा में बिल पारित किया है। तो इसके अलावा प्रतिवर्ष बजट में जो भी योजना होगी उनको 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जैसे प्रतिवर्ष जो भी मतलब बजट में जो भी घोषणा कर रखी थी योजनाओं की, उनको 2500 करोड़ का बजट आएगा प्रति एक योजना पर। और इसके अलावा जो ये थे कार्य दिवस, इसमें है ना महात्मा गांधी गारंटी इनकम योजना, इसके अलावा एक थी मनरेगा। तो ये मैं मिटा के इधर वापस लिख देता हूँ स्पेस कम होने की वजह से। इधर मैं पूरे ये क्वेश्चन मिटा के इसकी डिटेल बता देता हूँ। जैसे महात्मा गांधी MNREGA मनरेगा में कार्य दिवस भी अब बढ़ा दिए गए हैं। मनरेगा में कार्य दिवस जो कि पहले कितने दिन का था, 100 दिन का था, अब इनको बढ़ा के कितना कर दिया है। पहले 100 दिन का जो कार्य दिवस था, अगर कोई व्यक्ति लगातार 100 दिन अपना वो कार्य दिवस पूरा करता है या मनरेगा में काम करता है तो उनको अब 25 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मतलब अब टोटल कितने दिन हो गए, 125 दिन कर दिया है इस मनरेगा में जो कार्य करते हैं मजदूर उनके लिए। और इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी कैथोड़ी और शहरी जनजाति है उनके लिए मनरेगा में काम अधिक और बढ़ेगा। जैसे राजस्थान में विशेष जनजातियां हैं जैसे कैथोड़ी और शहरिया, आदिम जनजाति में शामिल है ये दोनों। और इनका जो पहले कितना था, इनको पहले कितना रोजगार दिया गया था, मतलब 100 दिन का था मनरेगा तहत, इनको 100 दिन का कार्य दिया जाता था। और आम नागरिकों को 100 दिन का दिया जाता था। आम नागरिकों का तो 25 दिन बढ़े हैं, 125 क्या है, पर इनके लिए विशेष पैकेज के तौर पर इनका बढ़ा दिया गया है, प्लस 100 दिन और कर दिए गए हैं। अब इनको 365 दिन में से 200 दिन तो मनरेगा में इनको कार्य मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। और इसके अलावा अब हम अन्य जो भी योजना है वो भी देख लेते हैं। जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये बात में राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि गांवों में तो लगभग हर मतलब पंचायती स्तर पर या जैसे मनरेगा का काम होता ही है, पर शहर में एकमात्र भारत का राजस्थान स्टेट है जिन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी, ध्यान रखना। और इसमें जो रोजगार का दिन था, पहले थे 100 दिन शहर में किसी व्यक्ति को रोजगार दिया जाता था, अब दिया जाएगा इनको भी 125 दिन, मतलब 125 इनको दोनों को बराबर मनरेगा है और इंदिरा गांधी के तहत। और जो कैथोड़ी और शहरी है वो मनरेगा तहत 200 दिन रोजगार दिया जाएगा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में सीधे छपेंगे। और इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 सितंबर 2023 को, 22 को इसकी शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की। और घोषणा की कब की गई थी, तो घोषणा की गई थी 2022-23 के बजट में इनकी घोषणा हुई थी। इसके अलावा आप जानते हैं न्यूनतम पेंशन विधेयक, ये भी 2 दिन पहले ही विधानसभा से पारित होकर एक्ट बना है। न्यूनतम पेंशन विधेयक
न्यूनतम पेंशन विधेयक, इसमें जो पहले जैसे किसी बुजुर्ग को 500 रुपये और 750 मतलब 750 जो मिल रहे थे, अब इनको सीधे ही डायरेक्ट 1000 रुपये मिलेंगे प्रति माह। अब ये नहीं मिलेंगे, इस पर क्रॉस लगा के ये मिलेंगे 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और तो बढ़ा दी गई इनमें भी, और बढ़ाने का क्राइटेरिया भी अलग अलग है कि प्रत्येक साल में इनकी 15% मतलब इनकम बढ़ेगी। जैसे 1000 रुपये है ना, तो इनका आप 15% निकाल लो, जब प्रति वर्ष ऐसे बढ़ता जाएगा। 15 इस बार, तो 15 जो अगला होगा ना, जैसे इसमें से 15% जोड़ के फिर जैसे टोटल आएगा उनमें अगला 15% ऐसे बढ़ेगा। और बढ़ने के भी दो शर्तें हैं, इन्होंने कहा है कि 5% तो बढ़ेगी, जो 5% है वो तो बढ़ेगी जुलाई में, और जो 10% है वो बढ़ेगी जनवरी में। इस क्राइटेरिया से ये मतलब पेंशन इनकी बढ़ती जाएगी। तो ये योजना भी, इसमें भी इन्होंने वृद्धि की है। जो 21 जुलाई को और कौन कौन से मतलब विधेयक पारित हुए थे राजस्थान में, तो वो देख लेते हैं। जैसे विधानसभा में विधेयक पारित, राजस्थान विधानसभा में विधेयक कब 21 जुलाई को कौन कौन से पारित हुए थे। तो नंबर 1 आप लगा लीजिए, न्यूनतम आय वाला मैंने बता दिया, जो कि देश का पहला है, ये मैंने आपको सभी को बता दिया गया है। और ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है, वो बना है राजस्थान। तो ये इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल थी। जो हाल ही में जो बिल पारित हुए, कानून बने, वो इसमें मैंने बता दिया है। और इसके अलावा आज का 6वां प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों, इसका मतलब आप समझे होंगे चीटिंग करना। जैसे किसी के जूतों से चीटिंग कर रहे हैं, कोई और मतलब अनुचित साधन जो कि उचित नहीं है परीक्षा में, उनसे तो उनको रोकथाम की अद्युपाय का मतलब होता है संशोधन, अमेंडमेंट। विधेयक 2023 कब पारित किया गया है। तो ऑप्शन 1 है 21 जुलाई, ऑप्शन बी है 20 जुलाई, ऑप्शन सी है 18 जुलाई और ऑप्शन डी है 19 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 21 जुलाई। 21 जुलाई को ये राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम के अद्युपाय संशोधन के विधेयक पारित किया है। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि ये भर्ती मतलब कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, प्रथम बार कब हुआ था, और इसमें कौन कौन सी सजाएं हैं वो देख लेते हैं। तो इधर लिख लेते हैं, हम पूरी इसकी डिटेल जानेंगे। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं, जैसे राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम कब का है। ये है 1992 का है, शायद तक 1992 का है। तो ये मतलब उस टाइम बना हुआ है। तो उसमें अब कितने बार अमेंडमेंट हुआ है, तो इसमें 2 बार संशोधन हो चुका है। एक बार तो हुआ था संशोधन वो तो हो चुका है, 2022 में हुआ था। और अब एक संशोधन और हुआ है इसी बिल में, वो हुआ है 2023 में। तो अब नया संशोधन हुआ है, वो कब विधानसभा से पारित हुआ है, तो वो हुआ है 21 जुलाई 2023 से पारित हुआ। तो इसमें अब नया क्या, मैं अनुचित साधनों के प्रयोग पर अब सजा को लेकर इनमें बढ़ोतरी की गई है और जुर्माना भी बढ़ाया गया है। तो अब इसमें सजा कितनी है इस नए अधिनियम में, तो इसमें जो सजा का प्रावधान रखा है, एक तो रखा है सजा का, वो है 10 वर्ष से आजीवन कारावास। और इसमें जो जुर्माना है वो कितना रखा है, तो वो रखा है 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक। 10 लाख से
10 करोड़ तक जुर्माना रखा है। तो अब ध्यान रखना, नया संशोधन हो चुका है, अगर कोई मतलब परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उनको कम से कम सजा होगी 10 वर्ष और अधिक से अधिक उम्र सजा हो सकती है या आजीवन कारावास हो सकता है। और इसके अलावा जो जुर्माना था पहले कुछ कम हो रखा था, पर अब है ना 10 लाख से कम नहीं होगा और 10 करोड़ होगा अधिक से अधिक, और उनकी सारी जो संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी। तो आप सभी को ये बताना है कि ये कानून आप सभी को कैसा लगा है। मुझे तो सबसे बेस्ट अब इन्होंने ये जो सजा का प्रावधान रखा है ना वो बहुत अच्छा लगा है। अब कोई भी नकल नहीं करेगा और जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, जो अच्छा कर्म करेगा उसे ही सफलता मिलेगी। ये चीटिंग वाला अब ऐसा लग रहा है बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सजा का प्रावधान और ये जुर्माना देखकर। तो ये 2 क्वेश्चन तो ये थे जो 5वां और 6वां बहुत डिटेल से मैंने ये बताया है। ये करंट अफेयर की दृष्टि से ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है। आज का 7वां प्रश्न है, राज्य के किस खिलाड़ी ने भारत को लगातार दूसरी बार पैरा ओलंपिक का कोटा दिलवाने में कामयाबी हासिल की है? तो वो कौन सा पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जिन्होंने भारत को दूसरी बार पैरा ओलंपिक में मतलब कोटा दिलाने में कामयाबी हासिल की है? तो ऑप्शन ए है देवेंद्र झाझड़िया, ऑप्शन बी है अवनी लेखरा, ऑप्शन सी है सुंदर गुर्जर और ऑप्शन डी है श्याम सुंदर स्वामी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा श्याम सुंदर जानी। श्याम सुंदर जानी ने हाल ही में भारत को दूसरी बार पैरा ओलंपिक में कोटा दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली है। और अब हम जान लेते हैं पूरा मतलब डिटेल, मतलब ये खिलाड़ी क्यों हाल ही में चर्चा में थे। पिछले साल जो गेम हुए उनमें किन्होंने कौन सा मेडल जीता है वो जान लेते हैं। जैसे टोक्यो में 2 प्रतियोगिता हुई थी, आप सभी को पता होगा। टोक्यो में एक तो हुई थी टोक्यो ओलंपिक, एक था टोक्यो पैरा ओलंपिक। जहाँ पर ओलंपिक का आयोजन किया जाता है वहीं पर पैरा ओलंपिक का ही आयोजन होता है। पहले मतलब ओलंपिक होता है और उसके जस्ट कंप्लीट होने के बाद 1-2 मतलब 3-4 दिन छोड़कर या 7 दिन छोड़ने के बाद पैरा ओलंपिक स्टार्ट होता है। तो दोनों का आयोजन एक ही शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? टोक्यो। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है। और कौन सा ओलंपिक था? 32वां ओलंपिक था। तो अब हम देख लेते हैं जैसे पैरा ओलंपिक और ओलंपिक। पैरा ओलंपिक में राजस्थान से कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हुए थे, राजस्थान के खिलाड़ी। तो मैं इधर लिख लेता हूँ क्योंकि इधर तो ये 8वां क्वेश्चन है और इधर लिख कर जो जानकारी बचेगी वो मैं ऊपर लिख दूंगा। जैसे राजस्थान की पहली खिलाड़ी थी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ये कौन से जिले की है? तो ये जयपुर की निवासी है और इन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड जीता था। इनका खेल कौन सा है? निशानेबाजी। निशानेबाजी में इन्होंने कौन सा जीता? गोल्ड जीता था। और इसके अलावा 2 नंबर खिलाड़ी है कृष्णा नागर। ये भी राजस्थान के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं और कृष्णा नागर भी जयपुर से है। और इनका खेल कौन सा है? तो इनका खेल है बैडमिंटन। और ये 2 खिलाड़ी हो चुके हैं। इनके अलावा यहाँ पर लिख देता हूं मैं ये क्वेश्चन मिटा के। नंबर 3 खिलाड़ी कौन था? तो नंबर 3 था देवेंद्र झाझड़िया जो जेवलिन थ्रो से थे। देवेंद्र झाझड़िया जो किससे संबंधित थे? जेवलिन थ्रो जो भाला फेंक होता है ना उससे संबंधित है। और इनका मतलब कौन से जिले से है? तो ये चूरू से संबंधित है, चूरू से है। और इन्होंने भी गोल्ड जीता था पैरा ओलंपिक में। और इसके अलावा सुंदर गुर्जर है वो भी मतलब जेवलिन थ्रो ही है और उन्होंने भी गोल्ड जीता था। और इसके अलावा अन्य में आता है श्याम सुंदर स्वामी। मैंने ये बताया था ये किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से है, निशानेबाजी से संबंधित है।
और ये मतलब इनका जिला कौन सा है, तो ये जयपुर के निवासी है, ध्यान रखना। और इसके अलावा जो ओलंपिक हुआ ना, उसमें राजस्थान की ओर से कौन कौन से मेडल लेकर है, ये तो जो सभी खिलाड़ी है ना, जो मैंने यहाँ पर बताए थे और जो यहाँ पर इन्होंने, और ये सभी खिलाड़ी है ना, वो तो है पैरा ओलंपिक के। और राजस्थान के ओलंपिक से कौन कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने मतलब देश के लिए और राजस्थान के लिए गोल्ड लेकर आए थे, तो उसमें एक आवे अपूर्ति चंदेला। इनका कौन सा गेम है, तो ये संबंधित है, मतलब आपको बताना है कि इनका गेम कौन सा है। और इसके अलावा दिव्यांश पंवार जो कि निशानेबाजी से संबंधित था, दिव्यांश पंवार जो किससे संबंधित था, निशानेबाजी से। और इसके अलावा था एक अर्जुन, वो भी निशानेबाजी से संबंधित था। और इसके अलावा जो इस क्वेश्चन का तो आंसर मैंने आप सभी को पहले बता दिया, तो इस क्वेश्चन की इतनी डिटेल काफ़ी है, जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो बता दिए। आज का 8वां प्रश्न है, वो है 19 जुलाई 2023 को करौली का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए है 32वां, ऑप्शन बी है 26वां, ऑप्शन सी है 34वां और ऑप्शन डी है 30वां। आपको क्या लग रहा है कौन सा आंसर होगा कि करौली का कौन सा स्थापना दिवस हाल ही में 19 जुलाई 2023 को मनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 32वां हाल ही में करौली का स्थापना दिवस मनाया गया था। अब हम करौली की पूरी डिटेल जान लेते हैं कि प्राचीन नाम क्या था करौली का। करौली, इसका प्राचीन नाम तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था कल्याणपुर। और इसकी स्थापना कब हुई थी करौली की, सबसे पहले मतलब वो हुई थी 1040 में। ध्यान रखना 1040 ईस्वी में किसने की थी, विजयपाल द्वारा की गई। विजयपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ये जिला कब बना, तो ये जिला कब बना था, जिला बना 12 जुलाई 1997 को। 12 जुलाई 1997 को ये जिला बना था। करौली राजस्थान का अभिन्न अंग बना था। और इसके अलावा करौली में गंभीरी नदी है और उस पर पांचरा बांध है जो कि पूरी तरह मिट्टी से निर्मित है। ये फैक्ट भी आप सभी को याद रखना है कि करौली में गंभीरी नदी है और गंभीरी नदी पर पांचरा बांध है जो कि पूर्णतः मिट्टी से निर्मित है। और इसके अलावा जो अन्य में कालीसिंध नदी और उसके पास ही में है एक त्रिकूट का पर्वत है, त्रिकूट का पर्वत या त्रिकूट पर्वत कहते हैं, या त्रिकूट का पर्वत कहते हैं। और एक है महावीर जी का मंदिर है जो कि करौली में स्थित है और वहाँ पर लठमार होली प्रसिद्ध है। महावीर जी का मंदिर और वहाँ पर लठमार होली प्रसिद्ध है। और इस महावीर जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था अमरचंद ने। और इसके अलावा एक और मंदिर है जहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर है, वो भी करौली में है और गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ भी वहाँ पर है। मदन मोहन जी का मंदिर राजस्थान में 2 स्थान पर है, एक है कामा भरतपुर में और एक है करौली में। जो करौली में है वहाँ पर है गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है और एक कामा भरतपुर में। तो आज के ये पूरे क्वेश्चन मैंने आज 8 क्वेश्चन आप सभी को करा दिए हैं। तो क्लास कैसी लगी आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और ये क्लास प्रतिदिन है ना, जो सुबह लगभग 6 बजे या 6:15 पर अपलोड हो जाती है। तो आप सभी सुबह जल्दी से इसे देख लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।